सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का करप्शन। जब एक प्राइम मिनिस्टर पैसा चोरी करता है वो ऊपर से लेके नीचे तक सारा निजाम करप्ट कर देता है। हुकूमत की चोरी, इसकी करप्शन और इसकी नाहिली की कीमत अवाम महंगाई से दे रही है। हमारा मुल्क पीछे रह गया सिर्फ एक वजह से, करप्शन। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। अस्सलाम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मेरे कप्तान सड़कों पर निकले और गुज़िश्ता हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गए। कंटेनर पर चढ़कर हुक्मरानों को आड़े हाथों लिया, 126 दिन का धरना दिया और कहा कि करप्ट माफिया के दिन अब गिने जा चुके हैं। तरानों में सुनहरे मुस्तकबिल की नवीद सुनाई गई। कहा गया कि खुशहाली ही खुशहाली होगी जब आएगा कप्तान। चोर, लुटेरे और डाकू सबका एहतसाब होगा जब आएगा कप्तान। लेकिन 3.5 साल बाद आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने इन दावों की कली खोल कर रख दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन में पाकिस्तान की रैंकिंग जो 2018 में 117 पर थी, अब 23 दर्जे कम होकर 140 पर जा चुकी है। करप्शन बेकाबू हो चुकी है। लेकिन मेरे कप्तान, आपने तो करप्शन खत्म करनी थी। बदतरीन महंगाई तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है और आपने कहा था कि हुक्मरानों की करप्शन और नाअहली की कीमत अवाम को महंगाई की सूरत में अदा करनी पड़ती है। जब हुक्मरान करप्शन करता है, वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारों की फौज बनती जा रही है। पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज है। अवाम हुकूमत की चोरी, इसकी करप्शन और इसकी नाहिली की कीमत अवाम महंगाई से दे रही है। नाज़रीन, आज इस रिपोर्ट के बाद सिसकती तड़पती मसाइल में घिरी अवाम पूछ रही है कि मेरे कप्तान, आपने तो करप्शन खत्म करनी थी। साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली के तराने कंटेनर पर बजाए जाते रहे। लेकिन आज कोई और नहीं, तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा हुकूमती नाअहली के पोल खोल रहे हैं। जब रिश्वत का बाजार गर्म है और रिश्वत के रेट डबल हो चुके हैं, तो खुद हुकूमती अहलकार कह रहे हैं कि मेरे कप्तान, आपने तो करप्शन खत्म करनी थी। करप्ट माफिया को जेलों में बंद करने, उनसे लूटी हुई दौलत वापस लाने के सुहाने ख्वाब दिखाए गए। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, लेकिन ये 200 अरब डॉलर नहीं आए। जिन्होंने इस तब्दीली को वोट दिया, आज करप्शन से तंग आई वो अवाम पूछ रही है कि मेरे कप्तान, आपने तो करप्शन खत्म करनी थी। आज हुकूमत इत्तेहादियों के सहारे खड़ी है, जिनके बगैर हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती कि उनके बारे में मेरे कप्तान माजी में ये दावे करते थे। परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, जिन्हें डाकू कहा, उन्हीं से हाथ मिला लिया। इस मफाहमत और यूटर्न पर आज तहरीक इंसाफ के वोटर यही कह रहे हैं कि मेरे कप्तान, आपने तो करप्शन खत्म करनी थी। मईशत आज भी IMF के रहमो करम पर है। साबिक चेयरमैन FBR इस सूरत हाल का नक्शा कुछ यूं खींचते हैं। हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज एट द मोमेंट बैंकरप्ट। इदारों में इस्लाहात की मुंतज़िर अवाम आज 3.5 साल बाद एक ही सवाल कर रही है कि मेरे कप्तान, आपने तो करप्शन खत्म करनी थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जिस रिपोर्ट की शिफाफियत पर आज हुकूमती एहलकार सवाल उठा रहे हैं, उसके हवाले से माजी में खुद मेरे कप्तान कुछ यूं कहा करते थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है। आज वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये बता रही है कि करप्शन को कंट्रोल करने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और आज मुल्क उसी मोड़ पर खड़ा है जहां 10 साल पहले खड़ा था।
इस कारकर्दगी पर पूरे पाकिस्तान की एक ही आवाज है कि मेरे कप्तान, आपने तो करप्शन खत्म कर दी थी। करप्शन के हवाले से हालिया रिपोर्ट हुकूमत के लिए कितना बड़ा धचका है और यह हुकूमत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। करप्शन इंडेक्स जो आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से रिलीज किया गया है, उसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो दर्जा है वो पिछले 10 साल में ये रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है कि पाकिस्तान की इतनी खराब रैंकिंग करप्शन के हवाले से पहले कभी नहीं आई। कौन इसका जिम्मेदार है, आखिर गलती कहां पे हो रही है, किसको कसूरवार ठहराया जाए, मजीद बात करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीप अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे से मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अंदलीप साहिबा, पिछले 10 साल में सबसे वर्स्ट रैंकिंग आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट के अंदर। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इसी रिपोर्ट को माजी में इमरान खान साहब खुद भी कोट करते रहे हैं, तो इसकी क्रेडिबिलिटी को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या कहा जा सकता है कि आप लोगों का जो करप्शन के खिलाफ जंग का जो बयानिया था वो अब बिल्कुल खत्म हो गया इस रिपोर्ट के बाद? शुक्रिया मंसूर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, बिल्कुल आप अगर देखें इस पूरे साल में, तो अगर और रिपोर्ट भी देखें आप, तो इस रिपोर्ट में 2021 की जो रैंकिंग है, उन्होंने कहा है कि जी नंबर 1 पुलिस और नंबर 2 जुडिशरी की बात की है। रूल ऑफ लॉ की वजह से उन्होंने कहा है कि ये जो इनकी परसेप्शन है वो रूल ऑफ लॉ की वजह से स्पॉइल हुई है। अब अगर आप परसेप्शन देखें पुलिस की भी और जुडिशरी और जो बाकी मामलात भी हैं, तो एक साल के अंदर सबसे बड़ा जो डायलेमा ही वही है, वो ये है कि जी आप इतने बड़े बड़े जो है मुजरिमों को पकड़ते हैं और वो लॉ के नीचे छुप के बेले लेके बाहर आ जाते हैं। मैं आप एक परसेप्शन का मैं आपको बताऊं कि करप्शन की परसेप्शन क्या हो। आगा सिराज दुरानी साहब हैं, स्पीकर है सिंध के, ठीक है। आप 2 साल से 3 साल से दिखा रहे हैं कि जी किस तरह से उनके घरों में, उनके घर से जब तिजोरियां खोली गई, आपके चैनलों ने दिखाया, तो सोना ऐसे बाहर आया, ये खबरों में आया है, ये सारे विजुअल्स, ये सारी रिकॉर्डिंग्स खबरों में आई कि जैसे रूबी ज्वेलर्स है या सोनिक ज्वेलर्स है या कोई ज्वेलर्स है, उनके घर आप चले गए और उसके बाद वो इवेट करते रहे और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में उनको गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तार करके उनको जेल भेजना था तो सिंध गवर्नमेंट ने उनके घर को डिक्लेयर कर दिया उनकी जेल है, तो वही घर जहां ये सारा कुछ आपने दिखाया था वो जेल में भी है। और चूंकि इन सब ने मिलके वो जो लॉज बनाए हुए हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पीकर ने अपने लिए खुद ही प्रोडक्शन ऑर्डर किया और वो फिर स्पीकर बन के आ गए ठीक असेंबली के अंदर। जब अवाम ये देखती है और इसके अलावा वो देखती है कि जनाब इनके चपड़ासी हैं मलिक मकसूद, 15,000 रुपए उसकी तनख्वाह है, उसके अकाउंट में 400 करोड़ रुपया निकल आया है। फिर उसके अलावा मसरूर है जिसके अकाउंट में से 375 करोड़ रुपया निकल आया है, और उसके बावजूद ये टीवियों पे आके बैठ के कहते हैं एक ढेले की करप्शन नहीं की। एक ढेले की तो वाकई करप्शन नहीं की, लेकिन 400 करोड़ की तो करप्शन की है ना। और ये जो परसेप्शन है कि जी एक बंदा मुल्क 3 दफा लूट के और अदालत ने कहा कि नहीं जी ये बाहर जा सकता है और चला गया, तो इस परसेप्शन की वजह से लोग यही समझते हैं कि यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो बड़े डाकू हैं वो बड़े आराम से बाहर चले जाते हैं, बेलों पे आ जाते हैं। अब मैं आपको तो इसमें अंदलीप साहिबा, इसमें किसका कसूर है? इसमें ये जो बाइडेन का कसूर है, सदर पुतिन का कसूर है, या वो बोरिस जॉनसन का कसूर है? किसका कसूर है? हुकूमत तो आपकी है ना। मैं तो आपसे ही सवाल करूंगा, या मैं पाकिस्तानी होने के नाते मैं किसी और से सवाल करूंगा? आप बिल्कुल एक बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप देखें, ये मैं आपके प्रोग्रामों में आके कितनी दफा, और आप भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, जब हमने बात की कि जी फैक्टिव के लिए और नैब की तरमीम करनी है, आपको याद होगा ये 37 इन्होंने कहा नैब के अंदर से चीजें निकाल दे, फिर हम फैक्टिव का बिल साइन करेंगे, जिसमें पाकिस्तान को इन्होंने डाला, धब्बे मुंह पे पाकिस्तान के इन्होंने लगाए। हमने तो नैब की तरमीम जो है उसको शर्त रखा
پھر جب ہم اور تھک کے کیونکہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے آرڈیننس لے آتے ہیں, پھر آپ سارے شور مچاتے ہیں کہ آرڈیننس کی فیکٹری آپ نے شروع کر لی ہے. لیکن اگر یہ لوگ ہم اب جو جوڈیشل ریفارمز ہے, کل میں دیکھ رہی تھی رانا ثناء اللہ کو, مطلب سارا وقت ہم کہتے ہیں کہ جی 2 جنریشن چلی جاتی ہیں, کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے بیٹھ کے کہا کہ جی 9 مہینے کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیس ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. یہ بیڑا غرق کر دیں گے جوڈیشری کے نظام کو, یہ بیڑا غرق کر دیں گے. آپ کو پتا ہے یہ جتنے مافیاز ہیں جن کی اب بات کریں, 8000 سٹیز ہیں اس وقت ان کے, جو بیسیکلی اندلیب صاحبہ بیسیکلی یہ جو آج جو کرپشن انڈیکس میں خراب ریٹنگ آئی ہے پاکستان کی, اس کا قصوروار جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے, یہی کہا جا سکتا ہے نا؟ 100%. مجھے بتائیں کہ 90% جو لوٹا گیا ہے مال وہ کنہوں نے لیا ہے؟ وہ انہوں نے لیا ہے. ان کے کیسز 90% کیسز تو میں سمجھ گیا, میں بالکل آپ کی بات سمجھ, میں سوال کر لوں, میں عظمہ صاحبہ سے لیکن بات کیا ہے, انسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہیں جو کہ نیب کے اوپر ہم جس کو کہتے ہیں آپ کرنا شروع کر رہے ہیں. نیب کے آرڈیننس پہ دیکھیں کتنا انہوں نے شور مچایا. جب ہم نے کہا کہ نیب کو آپ چینج کر لیں, انہوں نے نہیں کرنے دیا. جب آرڈیننس لے کے آئے انہوں نے شور مچایا, یہ کورٹ میں لے گئے ہیں, یہ کورٹ میں اس کو کویسچن کرنا چاہ رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سچویشن میں جو پرسپشن ہے وہ تو یہی ہوگی نا, میں بالکل یہ انہوں کی قصوروار ہے. میں ذرا سوال کر لوں ان سے, بنائے اور آپ نے جیلوں میں سے باہر آئے, آپ نے وکٹری کے نشان بنائے, کیوں بنائے؟ آپ اسپیکر بنے, آپ نے جس کو کہتے ہیں روبی جولس بنایا اپنے گھر کو, اس کے باوجود آپ کے گھر میں ہی رہ رہے ہیں, آپ جیل میں جاتے نہیں. خورشید میں ابھی ذرا سوال کرتا ہوں جی, مجھے ذرا موقع دیجئے. ایگزیکٹو روم میں رہے ہیں, میں اچھا ویسے ایگزیکٹو رومز میں رہے ہیں, میں سوال کر لوں. گورنمنٹ ان کو وہ ایگزیکٹو رومز دے رہی ہے میڈیکل جی ٹھیک ہے, میں ابھی سوال کرتا ہوں جی, میں ابھی ویسے آپ نے آج کے پروگرام میں کوئی 3 دفعہ روبی جولرز کا اشتہار آپ نے چلا دیا میرے شو کے اندر. چلیں خیر, عظمہ بخاری صاحبہ, یہ آپ لوگ قصوروار ہیں, آپ لوگوں کی وجہ سے. عمران خان صاحب کی بے شک حکومت ہے, لیکن آپ لوگ قصوروار ہیں اس چیز کے جس کی وجہ سے پرسیپشن انڈیکس خراب آیا ہے. اگر آپ لوگ جا کے سٹے نہ لیں عدالتوں میں, اگر آپ ان کے ساتھ مل کے قوانین بہتر کر لیں تو یہ پرسیپشن نہ آئے. آپ اور پیپلز پارٹی قصوروار ہے اس کی. جی بہت شکریہ منصور. بالکل ان بیچاروں کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی اچھی نہیں ملی, اور باجی کا جو پٹ سیاپا تھا وہ پٹ سیاپا اب 4 سال بعد کام نہیں آئے گا. میری بہن نے, میرا خیال ہے ان کو تو انگریزی, آپ کو پتہ نہیں, یہ تو آئنسٹائن کی گودوں میں پلے بڑے ہیں, ان کی تو انگریزی بہت اچھی ہے جو ہر ایک کو تانے مارتے پھرتے ہیں. میری پیاری بہن نے جو ہے وہ رپورٹ کا کالم نمبر 2 پڑھ لیا تھا, جس میں پچھلے سال 37 پوائنٹس تھے اور اس دفعہ وہاں پر پاکستان کو 20 پوائنٹس ملے ہیں. اگر میری پیاری بہن جو ہے وہ انگریزی کا اردو ترجمہ جو ہے وہ خود کر کے بتا دیتی تو بہتر ہوتا. میں بتا دیتی ہوں کہ 37 سے 20 پہ پاکستان کیوں آیا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ جو پروسیجرز ہے اکاؤنٹیبلٹی, جو گورننگ کرنے کے, ایلوکیشن کے, پبلک فنڈز کا, اس کا کیا طریقہ کار ہے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے ان کا ٹریڈیشن آف پیمنٹ آف برائب ٹو سیکیور کانٹریکٹ اینڈ گین فیورز. انہوں نے پوچھا ہے کہ از دیر انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ود دا پاور ٹو ٹرائی منسٹرز پبلک آفیشلز فار ابیوزز. یہ اس وقت پبلک آفیشلز جو ہیں وہ شہباز شریف ہے, وہ بزدار ہے جس کے دور حکومت میں نوکریاں بکنے کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے اور اس کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا ہے از دیر اے پروفیشنل سول سروس اور لارج نمبر آف سول آفیشلز ڈائریکٹلی اپوائنٹڈ بائی دا گورنمنٹ. اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہے آر دیئر جرنل ابیوز آف پبلک ریسورسز. پیاری بہن, یہ انہوں نے آپ کا پٹ سیاپا کیا ہے. آپ الٹا جو ہے وہ وہی پرانی حکومتیں, مجھے وہ جو ہے نا, آپ کا پرابلم یہ ہے کہ جو پٹ سیاپا ہے یہ کنٹینر پر چل جاتا تھا, یہ پٹ سیاپا اب یہاں نہیں چلے گا. پہلے تو ان کو 37 سے 20 نمبر اس 2 نمبر اس کالم نمبر 2 پہ ملے ہیں. اس کے بعد جو ان کو کالم نمبر 6 کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے 43 سے یا 41 پہ آئے ہیں. اس میں انہوں نے پوچھا ان یور کنٹری ہاؤ کامن از اٹ for firms to make undocumented extra payments or bribes connected with the following: import-export, public utilities, annual tax payments, awarding public contract and licenses. اس کا مطلب سمجھ آ گیا نا پیاری بہن, ورنہ میں ابھی سمجھا دیتی ہوں. اس کے بعد obtaining favorable judicial decisions. اس کا مطلب سمجھ آیا کہ یہ بھی میں ہی سمجھاؤں. ان کا مجھے یہ بتائیے, ان کو جب آٹا چینی چوری ہوگا تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کیوں نہیں آئے گی؟
जब इस मुल्क के अंदर रिंग रोड बनने से पहले वहां पर अरबों रुपए की डकैती होगी तो रिपोर्ट क्यों नहीं आएगी? जब इमरान खान अपने माफियाज को जो है वो इर्द गिर्द बिठा के भाषण देंगे, बाय द वे आज वही मुझे मतलब खुशगवार है तो थोड़ी इतनी सी शर्म शायद इमरान खान में बाकी है कि हर तकरीर उसने जो है अकाउंटेबिलिटी और ये और वो से शुरू करता है। आज उन्होंने जो तकरीर फरमाई उसमें अकाउंटेबिलिटी का नामो निशान नहीं था। मुझे ये बताइए कि जब आप इस मुल्क के अंदर एलएनजी के जो अज़मा साहबा एक मिनट जरा सवाल ले लें। से ज्यादा पर खरीदेंगे तो इंटरनेशनल की रिपोर्ट नहीं आएगी। और इमरान खान जब अपने दोस्त को जो उनको पालता रहा है उसको जाकर नथिया गली के अंदर होटल का ठेका नहीं देगा तो क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नहीं आएगी? इनकी आंखें कान बंद है। पाकिस्तान के भी, अवाम के भी खुले हैं और दुनिया के भी खुले हैं। लेकिन अज़मा साहबा इसका तो जवाब दें। ये कोई आज पहली रिपोर्ट अज़मा साहबा जरा सवाल ले लीजिए एक मिनट, इसका तो जवाब दें। वो जो अंदलीब साहबा फरमा रही हैं जब आप लोगों के अकाउंट से, चपड़ासियों के अकाउंट से, चीनी वाले के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकलेंगे तो परसेप्शन का तो बेड़ा गर्क होगा या नहीं होगा? ये मैंने फिर मेरा ख्याल है मंसूर आपको भी मतलब या तो आप जानबूझ के आप मजे ले रहे हैं या आपको शायद समझ में नहीं आ रहा। करने बैठा हूं, मजे लेने तो नहीं बैठा अज़मा साहबा। अच्छा नहीं, फिर मैंने समझाया है ना, मैंने आपको एक ही चीज पढ़ के बताई है। उन्होंने पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा है, अपना हिस्सा भी तो बताया ना, जो आप लोगों का हिस्सा है सारी चीज में है। बात की प्यारे भाई 2021 की बात हो रही है, ये 2021 की रिपोर्ट है। 2021 में हम कहाँ हैं? जेलों में। 2021 में हम कहाँ हैं? कोई भी नहीं है जेलों में। जो है वो अपने मुकदमा फेस कर रहे हैं। 2021 में जेलों को भुगत के आए हैं कि नहीं भुगत के आए हैं? नहीं अभी तो जाना है ना, वो कहते हैं अभी जाना है आपने, अभी तो आप लोग बेले पे हैं। हाँ इन्होंने भेज लिया ना, भेज के देख लिया ना। देखिए मैं डिट्रैक्ट नहीं करना चाहती, मैं टॉपिक पर रहना चाहती हूँ। मैं टॉपिक पे, और मेरा टॉपिक यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2021 की रिपोर्ट जो है वो शाया की है और 2021 के अंदर वो सवाल उठा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, ब्राइब्स के ऊपर। वो प्रोसीजर जो है वो जब आप कोरोना का फंड खाएंगे और आईएमएफ के कहने पर आपको रिपोर्ट जो है वो जारी करनी पड़ेगी तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट तो आएगी। जब आपकी ज़कात और खैरात खाने के ऊपर आप कहेंगे हमारे केस छुपा लो, हमारे फंड जो है वो उसकी रिपोर्ट बाहर ना जाए, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट तो आएगी। ये परसेप्शन डेवलप क्यों हुआ है? इसलिए कि जब आपने आम आदमी को आप जो है 8 रुपए जब 10 रुपए मिल रहा था यूनिट बिजली का, आप बिजली के बिल जला रहे थे और जब महंगाई 3% पे थी, आप कह रहे थे करप्शन की वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो आज जब महंगाई 12% है तो आवाम तो पूछेगी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सवाल तो उठाएगी कि आपके ही फॉर्मूले के मुताबिक आज अगर 3% से 12% महंगाई है तो फिर हमारा जो वजीर आजम और उसके जो सारे डकैत जो वुज़रा कराम है, ये सबसे बड़े डकैत हैं। मुझे इजाजत दीजिए जरा। और ये जिन्होंने मैंने आपको जो पढ़ के सुनाई है, जी जी। ये इसकी उर्दू जो है वो मेरी तो अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं तो आइंस्टाइन की गोद में पली बड़ी नहीं हूं। तो इनसे जरा पूछ लीजिएगा कि जो उन्होंने ये तमाम पब्लिक फंड्स, पब्लिक एक्सचेकर के पैसों पे सवाल उठाकर इनकी परसेप्शन जो पिछले साल 37 पे थी आज 20 पे आई है। 17% ये जो है परसेप्शन इस एक पॉइंट के ऊपर गिरी है जिसके अंदर ये तमाम मदों के ऊपर उन्होंने बात की है। तो ये पिट स्यापा जो है ये आप ना करें, ये लफ्ज ना इस्तेमाल करें अज़मा साहब, ये बड़ा अजीब सा लफ्ज है, मुझे तो इसका मतलब भी नहीं समझ आ रही। पता नहीं आप ये लफ्ज पता नहीं शाइस्तगी में आता है या नहीं आता। मंसूर साहब ये लफ्ज ना इस्तेमाल करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। पता नहीं इसका क्या मतलब है इसका। 120 पे गए पहले साल, उसके बाद 124 पे गए और अब माशाल्लाह तरक्की करते करते 140 पे आया। और मुझे उम्मीद है खुदा न खास्ता अगर ये रह गए तो अगले साल इंशाल्लाह आखिरी जो है नंबर पे 180 पे पाकिस्तानी होगा। अच्छा ये लफ्ज ना इस्तेमाल करेंगे जो भी आप थोड़ी देर पहले कर रही थी, पता नहीं इसका क्या मतलब है, मुझे इसका मतलब ही नहीं आता। मुझे इजाजत दीजिएगा। मुफ्ती साहब ये सर ये सारा कुछ जो कुछ आपने सुना है, आप लोगों की आज पीडीएम की एक अदद मीटिंग भी हुई, उस मीटिंग के अंदर भी जो है वो आप लोगों ने 23 मार्च के लॉन्ग मार्च का आपने ऐलान किया हुआ है। लेकिन सर हुकूमत का ये कहना है कि आप लोग ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आप चोरों डाकुओं लुटेरों को बचाना चाहते हैं, और अगर इस तरह होता रहा तो ये परसेप्शन, ये जो करप्शन का परसेप्शन इंडेक्स आया है सर, ये तो फिर खराब होता रहेगा अगर आप लोग इस तरह के लॉन्ग मार्च करते रहेंगे। मंसूर खान, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये अब तक कंटेनर पर खड़े हैं, कंटेनर से उसे उतरते नहीं, और ये उनकी जहनीयत का की जो अक्कासी है वो ये है कि उनको पता है कि असल में ये हुक्मरान नहीं है। हुक्मरान उन लोगों को वो समझते हैं जो उनके दिमागों पर अब तक सवार है।
تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بچاتے ہیں. ہم ان کو نہیں بچاتے, ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. اور کن سے بچانا چاہتے ہیں؟ جن لوگوں کو عمران خان نے زمزم کے پانی پر, مقدس پانی پر نہلا دھلا کر اور مافیا بنا کر اپنے پاس بٹھا دیے ہیں. اور جن لوگوں کے بارے میں وہ کہتے تھے پہلے, جو آپ نے اس کے بعض جو پہلے بیانات تھے آپ نے سنائے بھی, جن کو ڈاکو کہتے تھے, قاتل کہتے تھے, وہ سب تو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ ہم تو خود دیکھتے ہیں ہمارے فاٹا میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے, اور جو کمیشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے خیبر پختونخوا کی جو ہیں, اس کے بائی کے ویڈیو وغیرہ بھی وہ بھی منظر عام پر آ چکے ہیں کہ وہ کاروبار کرتے ہیں, سیاست نہیں کرتے. اور یہ اے آئی پی پروگرام میں جو خرد برد کرتے ہیں, اور یہ بی آر ٹی کا چور کون تھا, اور کیوں کر یہ عدالت کے پاس جا کر اپنے لیے انارو لیتے ہیں. اور یہ بلین ٹریز میں جو کچھ ہوا, کیا یہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون نے سب کچھ کیا؟ اور اسی طرح آٹا چور کون ہے, یہ ادویات چور کون ہے. یہ آج کل جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہے ہیں اور 148 سے اوپر 50 کی طرف جا رہے ہیں, اس کے ذمہ دار بھی پچھلے حکومتیں ہیں. میں تو مفتی صاحب انہوں نے خود کہا تھا کہ میں 90 اور 100 دن میں ان سب کو ٹھیک کروں گا. یہ آپ مفتی صاحب آپ نے صحیح فرمایا, آپ نے صحیح فرمایا. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں واقعی کافی بڑھ گئی ہیں. میں ایک اس بات کے اوپر ایک بریک لے لیتا ہوں. بریک, ناظرین ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم کرپشن انڈیکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, آج جو ریلیز کیا گیا ہے اور جس کے اندر پاکستان کی تنزلی ہوئی ہے, اور پاکستان اب 140 درجے کے اوپر جو ہے وہ آ چکا ہے. اندلیپ عباس صاحبہ, یہ اس وقت ایک گراف جو میں اسکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں, یہ مختلف دور حکومت کے اندر جو صورتحال رہی ہے یہ اس کی بھی منظر کشی کرتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر کرپشن انڈیکس کافی اوپر تھا, لیکن اس کے بعد نون لیگ کے دور کے اندر یہ کافی حد تک نیچے آ گیا, جس کو آپ لوگ بیسکلی اس وقت کرپشن کی بات کرتے تھے. اور اس کے بعد جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, یہی انڈیکس جو ہے دوبارہ آسمان کی طرف جانا شروع ہو چکا ہے. آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں, آپ جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں, آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گی اپنے ووٹر کو, کس طرح بتائیں گی کہ جب آپ لوگ اس کو کمپیئر کریں گے کہ جناب نون لیگ کے دور میں یہ انڈیکس بہت نیچے تھا اور آپ لوگوں کے دور میں یہ انڈیکس جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو چکا ہے, تو آپ یہ جو دلائل تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیے تھے, آپ کے خیال میں آپ کا ووٹر ان تمام باتوں کو سن سکے گا؟ دیکھیں منصور, بات یہ کہ ووٹر جو ہوتا ہے نا, وہ ہم سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں عقل مند اور ہوشیار ہوتا ہے, اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر کھائی 10 فٹ نیچے ہے تو اس کو بھرتے ہوئے لیٹ سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگتے ہیں, جب لیکن 1000 فٹ نیچے ہو تو اس کو پھر کوئی جس کو کہتے ہیں 100 دن بھی لگ سکتے ہیں. اور ووٹر کو یہ بھی پتا ہے, جیسے ابھی انہوں نے بڑا پڑھ کے سنایا, اور پتہ نہیں مجھے کس بات کا یہ کہہ رہی تھی, شاید فرینچ میں پڑھ رہی تھی یا فرینچ میں لکھا تھا یا انگریزی میں لکھا تھا, لیکن کچھ چیزیں جو یہ کہہ رہی تھیں ووٹر کو تو پتا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں ہم سب کو. اب یہ کہہ رہی تھی کہ ٹیکنگ فیوریبل ڈیسیشن فرام دا جوڈیشری. اب میں جسٹس قیوم کی بات نہیں کروں گی, ووٹر کو یہ پتا ہے کہ آج کل کا جو لیٹسٹ کیس ہے جو پچھلے کچھ مہینوں سے چل رہا ہے وہ ہے جسٹس شمیم پہ ہے, اور وہ گلگت بلتستان کے تھے. کس نے لگایا؟ نواز شریف نے لگایا. آپ کو یہ بھی پتا ہے, آپ کا چینل دکھا چکا ہے کہ کس طرح سے لگایا گیا. آپ کو پتا ہے کہ اس پہ کتنی سخت آبجیکشن کی. ظہیر جمالی صاحب نے جو ایکس چیف جسٹس تھے, انہوں نے کہا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے, یہ 52 سال کا ہے اور یہ 48 سال کا اپنے آپ کو اس نے دکھایا ہوا ہے, اس کی ساری پروموشنز سب وہ ہیں, اور یہ کمپلیٹلی جس کو کہتے ہیں اس لیے لگایا گیا ہے کیونکہ یہ ان کے حکم کے مطابق پھر فیصلے دے گا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جسٹس شمیم رانا کے بیٹے نے کہا ہے کہ جی پی ایم ایل این کا رکن تھا میرے چیف جسٹس. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے کہا ہے
کہ یہ مطلب یہ پوری جوڈیشری کو پریشرائز کرنے, उनको बदनाम करने के लिए ये सारा कुछ हुआ है. लेकिन अंदलीप साहब ये सारा कुछ तो इनके दौरे हुकूमत में होना चाहिए था ना. इन सारी चीजों की वजह से तो इनके दौरे हुकूमत में इंडेक्स खराब होना चाहिए था. आपके दौरे हुकूमत में क्यों हो रहा है? तो मैं यही तो आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमने आके ये पेंडोरा बॉक्स खोले हैं. ये तो 10 साल इन्होंने खुद कहा है कि हमने दफन किया हुआ था नैब को. मैं तो आपको पहले कह रही हूँ 95% वो केसेस हैं जो इन्होंने आपस में किए हुए थे और फिर दबा दिए हुए थे. क्योंकि हमने आके ये सारे केसेस खोले हैं तो परसेप्शन तो यही लगती है कि जी जैसे, और थी एब्सोल्युटली ट्रू. आपको याद होगा आईजी जो अब्बास खान थे, उन्होंने आके एक रिपोर्ट लिखी थी नवाज शरीफ के दौर के दौरान कि 25,000 पुलिसमैन जो क्रिमिनल्स हैं, इसने अब्बास खान ने कहा था कि नवाज शरीफ ने 25,000 क्रिमिनल्स हायर किए थे. गुल्लू भट्ट से लेके वो सारा जो एक दौर था वो अब हर तरफ फैला हुआ है. आप क्या समझते हैं? आप हम पे क्रिटिसाइज करते हैं कि जी आपने 6 आईजी चेंज किए. वो इसलिए किए हैं कि ऑब्वियसली जब आप 30 साल एक इंस्टीट्यूशनल डेसिक्रेशन, डेसिमेशन, डिग्रेडेशन के ऊपर मुकम्मल तवज्जो से लिखे हो, जब आप फोनों पे अपने काम करा रहे हो और उसके बाद दबे और उसके बाद आप मौका दें कि जी उसको आप मेरे केस दबाएं, मैं आपके केस दबाता हूं. फेमस केस चौधरी निसार 1.5 घंटे के वो करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस. ये इसके ऊपर करप्शन है. और बिल्कुल अभी भी मैं आपसे ये सवाल करती हूं कि आज 3.5 साल हो गए हैं, ये कहते हैं फलाना करप्ट है, फलाना, ये ऑपोजिशन में बैठे हैं, ये क्यों नहीं केस लेके जाते कोर्ट में? आपको याद है मेरे जैसा एक छोटा बंदा भी जब यहाँ दरख्त काटे गए थे, मैं गई थी कोर्ट में, मैं ऑपोजिशन में थी और मैं कोर्ट में कितनी देर फाइट करती रही थी कि लाहौर का बेड़ा गर्क कर दिया. और फिर वो स्मोक कमीशन बना था और ये फैसला हुआ था. तो ये आप ये क्यों नहीं जाते? ये कहते हैं मैं सबके ऊपर बातें करते हैं. तो आप एक मुझे बताएं, कोई आपने स्ट्रगल की हो, कोई आपने सबूत दिए हो ना? आप धांधली के ऊपर सबूत दे चुके. आपने कहा कि आप धांधली पे जाएंगे, ना आपने व्हाइट पेपर लिखा, ना आपने ब्लैक पेपर लिखा, ना आपने येलो पेपर लिखा, ना आपने वीडियोस दिखाई, और आप बैठे हुए. अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जी ये आपको याद है ये कहते थे जहांगीर तरीन और अलीम खान के ऊपर, जब हम ऑपोजिशन में थे, उन्होंने दोनों ने कितनी दफा इनको कहा कि आप हुकूमत में हैं, आप पकड़ लें अगर आपने हमें पकड़ना है. उनको नहीं पकड़ा. अगर किसी ने केस हमारे उन पे हुए तो हमारे दौर में हुए, और अभी भी वो कमीशन चला हुआ है. और वो क्या बना उनका? जो है वो स्टे ऑर्डर लेके, और क्या बना उनका? स्टे ऑर्डर लिया हुआ है. आपको पता है शुगर कमीशन ने स्टे ऑर्डर शुगर कमीशन ने लिया हुआ है, शुगर कमीशन ने लिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो जहांगीर तरीन के ऊपर बाकी केसेस थे उसका क्या बना? अभी आप चेक करवाएं एफआईए से. अच्छा. सारे केसेस के ऊपर काम हो रहा है. मैं आपको बताती हूं, सुप्रीम कोर्ट अभी नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी ने कहा है कि 46,698 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिनमें से ये बेसिक माफियाज के हैं. उसके अलावा 72,72,990 केस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में हैं और 6-6 साल 10-10 साल से है. जब हम कहते हैं कि 1 साल में फैसला होना चाहिए, क्योंकि हमने केपी में यही किया था, तो राना सनाउल्लाह खड़े होके कहते हैं हम नहीं होने देंगे. ये छोड़ो, मैं एक सवाल इनसे करती हूँ, आपके जरिए करती हूँ कि जिस दिन हम कर रहे थे ये बिल्स जो हम पास करवा रहे थे, जब हमने ये रिसेंटली जो बिनी बजट के दिन, तो उस पे तो चले आपको ऑब्जेक्शन थी, आपने नोज कहा. आपने पेरेंट प्रोटेक्शन बिल कि जी आप बूढ़े वालिदैन को आप प्रोटेक्ट करें, अगर आप निकाल दें तो आप उसको क्राइम समझे, उस बिल पे खड़े होके नेशनल असेंबली में. चलिए बात अब कहीं और चली जाएगी. अंदलीप साहब पहले करप्शन पे बात कर लें. पहले करप्शन पे लो का ये किसी किस्म का लॉ जो है नहीं पास होने देते. दूसरा वो जो हरासमेंट पे था, वर्क प्लेस हरासमेंट पे बिल था, खड़े होके इन सब ने नो. बात कहीं और चली जाएगी ना अंदलीप साहब. वी टॉकिंग अबाउट करप्शन टुडे. अभी जरा करप्शन पे पहले बात कर ले. लेकिन तो मैं यही तो कह रही हूँ कि हम चाहते हैं कि ये फैसले हों. उस्मा बुखारी साहबा, मुझे अंदलीप साहबा की जो बात समझ आई है, चाहते हैं कि विटनेस प्रोटेक्शन. ठीक, अंदलीप साहबा मुझे जो अज़मा साहबा मुझे जो बात समझ आई है अंदलीप साहबा की, मुझे ये लग रहा है आप लोग ऑपोजिशन में बैठ के भी आप लोग इतने तगड़े हैं, आपके नंबर इतने ज्यादा हैं कि आप लोग ना बिल्स पास होने देते हैं, ना कानून पास होने देते हैं. क्यों करते हैं आप लोग इस तरह सब कुछ?
जब इतनी ताकतवर हुकूमत और इतना सादिक और अमीर वजीर आजम की नुमाइंदा की जब ये बेचारगी का आलम हो, तो फिर इसका मतलब जवाब ही समझे ना। मतलब आप अंदाजा लगा लें, बातें इनकी देखें, बात जो है ना वो करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, वो बिल्कुल मुहावरा इन पे सेट आता है। इनकी अकल का अंदाजा लगाइए। मतलब कमाल ये है कि हुकूमत में बीबी है, मोहतरमा है हुकूमत के अंदर। हमें शुगर कमीशन की रिपोर्ट इन्होंने बना के बताई थी ना। इन्होंने आटा जो है वो चोरी हुआ, स्मगलिंग, इनका वजीर खड़ा होकर कहता है हमें नहीं पता 8 लाख टन जो है वो गंदम जो है अफगानिस्तान कैसे स्मगल हो गई। तो ये वोटर को वाकई पता है, वोटर को ये पता है कि ज़कात और खैरात खाने वाले जो हैं जब वो आके बैठेंगे तो वो अपने दोस्तों को ठेके देते हैं। लो वाकई वोटर को पता है कि जब आपने माफिया दोस्त जो है उनको, जब आपने उनके ऊपर एटीएम्स के ऊपर आपने अपने घर और पार्टियां चलाई हो तो फिर आपने उनको कैसे फेवर करना होता है। वोटर को ये पता है कि आपने दिहाड़ी लगाई हुई है, नदीम बाबर आ जाओ दिहाड़ी लगाओ चलो जाओ, वो मिर्जा साहब आ जाओ, वो जो डॉक्टर जफर मिर्जा आओ दिहाड़ी लगाओ निकल जाओ, जो है ये फलाने आ जाओ दिहाड़ी लगाओ। जगीर तरीन की बात कर रही है प्यारी बहन, ये क्यों चेक कराए? आप चेक कराएं। आपने जो है वो जहांगीर तरीन के केस को देखने के लिए अपने ही सेनेटर के ऊपर जो है वो एक कमीशन बनाया था, उसकी रिपोर्ट कहां है? और आपके एफआईए ने जो है ना, जो आप कह रही है पता करा ले, मैं बता देती हूं आपको, आपके एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बैंकिंग कोर्ट के अंदर जाके कहा कि गलती से जो है दायर हो गया था। और मैं आपको चैलेंज कर रही हूं, आपको बड़ा शौक है ना, वो आप जिस भी जबान में पढ़ लेंगी ना रिपोर्ट, फ्रेंच में पढ़े, अंग्रेजी में पढ़े, पंजाबी में पढ़े, उर्दू में पढ़े, पश्तो में पढ़े, जिसमें पढ़ेंगी आपका करतूतनामा वही है। और 2021 में उन्होंने आपसे सवालात पूछे आपकी हुकूमत के ऊपर, आपने ठेके कैसे दिए, रिश्वत कहां ली, आपकी जो है मिसअप्रोप्रिएशन कहां हुई, मिनिस्टर्स को उनको देखने के लिए कौन सा तरीकाकार है, ये सारे सवाल उन्होंने आपकी हुकूमत के बारे में पूछे हैं। मैं आपसे स्पेसिफिकली एक सवाल पूछ रही हूं और चैलेंज कर रही हूं कि अगर आप बहुत अरस्तू है ना तो इस सवाल का मुझे जवाब दे दें। आपने जब चोर और डाकुओं की हुकूमत थी, जब जो है वो परसेप्शन नीचे जा रहा था, तो हम तो हुकूमत में नहीं है ना इस वक्त, हमने पहले पिछली हुकूमत में करप्शन की होगी। मुझे करप्शन का कोई इल्जाम बता दें कि आपने कहा हो कि शहबाज शरीफ ने फलानी चीज में ठेका लिया। अगर आपने एक नदी वो सादिक पता नहीं कौन से साहब का एक इल्जाम लगाया था, आज भी शहबाज शरीफ का डेफामेशन का केस अदालत के अंदर पेंडिंग पड़ा है। आप मुझे बताइए कि ख्याली तनख्वाह के ऊपर अगर आप पे इल्जाम आपके पास होता ना कि ये फलानी किकबैक ली है आपके ऊपर, तो किकबैक्स के, ब्राइब्स के, ठेके देने के इल्जामात लग रहे हैं। मेरी लीडरशिप के ऊपर आपने कौन सा इल्जाम लगाया ये आपने बताना है, अभी आपने ये साबित करना है। और कहां साबित हुआ? वाकई आपने जस्टिस क्यूम की बात की, बहुत अच्छा किया। जस्टिस क्यूम के बाद क्या हुआ था, उसका फैसला रिवर्स हो गया था। अरशद मलिक की इतराफी बयान के बावजूद आज भी उसका इस्तीफा, आज भी उसका जो फैसला है वो मौजूद है। और जस्टिस शमीम जो है उसने तो सिर्फ ये बताया कि मैंने क्या सुना, तो वो जो आपका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था साकिब निसार, वो आपकी कैंपेनें करता फिर रहा था, वो आपके लिए हमारे बंदे डिस्क्वालीफाई करता फिर रहा था, वो आपके लिए जो है वो आपकी वसीतर मफाद में पाकिस्तान के, आपको जो है वो राशिद खान और जमाइमा के बीच में मनी ट्रेल को इमरान खान की बना के और फेक एनओसी पे बने हुए बनी गारा के ऊपर जो है वो आपको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर रहा था। तो ये सब भी जाहिर है, ये सब दुनिया ने देखा है। और आला अदालतों ने, मेरी प्यारी बहन, ये कहा है कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। उन्होंने अपने फैसलों में कहा जिन जिन को आपने कौन सा लीडर छोड़ा अपोजिशन का जिसके ऊपर आपने इल्जाम लगा के जेल में नहीं डाला, लेकिन आला अदालतों ने कहा कि आप डिस्टॉर्ट करते हैं, आप आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं और आप कोई भी इल्जाम साबित नहीं कर सके। तो ये हमारे पिट स्यापे की बजाय, मैंने पहले भी कहा है, जवाब दो अपने उन ठेकों का। अपनी जो रिपोर्टें बना के दबाई जा रहे हो, क्या ख्याल है वो बाहर नहीं निकलेंगी? बिल्कुल निकलेंगी। इमरान खान को मेरा पैगाम दीजिएगा कि आपको ये बड़ी गलतफहमी है ना कि आप बाहर निकलेंगे, खतरनाक आजम बाहर निकलेंगे तो सारी दुनिया उनके साथ चल पड़ेगी, जिनको उन्होंने आटा चीनी की लाइन में लगा दिया, जिस किसान को खाद नहीं मिल रही वो रो रहा है इनकी जान को बैठ के। उसके बाद आपने जेल जाना है, आपने बाहर नहीं फिरना। आपके जो इतनी पलंदे इकट्ठे हुए हैं ना, ब्रेक के बाद जेल देगा। एक ब्रेक ले लें नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद ब्रेक के बाद जरा कुछ पीडीएम के बारे में बात करेंगे जनाब। आज उनका एक और इजलास हुआ और कोई नई चीज़ सामने नहीं आई, वही पुरानी बातें। 23 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा, वही बातें रिपीट हुई हैं, कोई नई चीज़ सामने नहीं आई। इस पे भी ज़रा मुफ्ती साहब से सवाल करेंगे कि आखिर फ़ायदा क्या इन तमाम मीटिंग्स का अगर कोई नई चीज़ सामने नहीं आई। हुकूमत को घर भेजने की बातें हैं, लेकिन हुकूमत को घर किस तरह भेजना है कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया। मज़ीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। करप्शन इंडेक्स के हवाले से तो तफसील से बात हुई, अब जरा कुछ पीडीएम के बारे में बात करें। आज पीडीएम का बड़ा एक अहम इजलास था, कई तजज़ियाकार ये बात कह रहे थे कि इस इजलास में कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है, लेकिन मुफ्ती साहब किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं हुआ। वही बातें कि जनाब लॉन्ग मार्च 23 मार्च को होगा, हम जगह खुफिया रखेंगे, इसके अलावा कोई काबिल जिक्र बात सामने नहीं आई। तो मुफ्ती साहब मतलब लग इस तरह रहा है कि आपके पास प्लान वगैरह कोई नहीं है पीडीएम के पास, सिर्फ ये आपस में मीटिंग शीटिंग होती है, चाय शाय पी जाती है और वही पुरानी बातें रिपीट कर दी जाती हैं। मोहतरम, बातें तो पुरानी है, इसमें शक नहीं, लेकिन नतीजा निकलेगा। और वो इसलिए कि पूरी दुनिया जो है इस हुकूमत के बारे में जो कुछ कह रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो खुद इसके खिलाफ इंशाल्लाह निकलेंगे। और अब इस तरह नहीं निकलेंगे, इस तरह ही निकलेंगे जो काम उनके वो कर रहे हैं उसी अंदाज से निकलेंगे। कि मसलन एहतिसाब कमीशन उन्होंने ख़त्म किया, जरदारी साहब ने तो उनको नहीं कहा था ना, नवाज शरीफ ने, और इसी वजह से तो बैनुल-अक़वामी रिपोर्टें उनके खिलाफ आ रही है और उन पर डाके साबित हो रहे हैं, चोरियां साबित हो रही हैं, और बैनुल-अक़वामी दुनिया जिसकी मिसालें वो दे रहे थे। तो अब पाकिस्तानी कौम जो है उसका पीडीएम, इसमें कोई शक नहीं कि एक असरा बन चुके हैं और इसकी तरफ लोग जो हैं मुतवज्जे हैं। और आपने देखा भी कि पाकिस्तानी अवाम जो हैं अब पीडीएम की तरफ देख रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत की तरफ भी देख रहे हैं। नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल लीजिएगा। आपने फरमाया लोग आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, लोग पीडीएम की तरफ देख रहे हैं, वैसे पीडीएम भी किसी तरफ देख रही है? मैं बताता हूं, पीडीएम में जितनी भी जमातें हैं वो अवामी है। अच्छा, वो जमहूरी लोग है। अच्छा, वो पीटीआई वालों जैसे सिलेक्टेड लोग नहीं है। ठीक है, जाली किस्म की मैंडेट उनका नहीं है। अच्छा, वो किसी अवामी मैंडेट पर डाका डालने वाले नहीं है। अच्छा, वो अवाम की समंदर की तरफ जो है मुतवज्जे हैं। और ये जो हम मीटिंग कर रहे हैं उसमें इसी पर सोचते हैं कि अवाम जो गुस्से और त्वेष में आए हैं इसको मुस्बत तरीके से किस तरह जो है इस हुकूमत की मुखालिफत में, जो मुल्क के लिए तबाही का जरिया है, मुल्क की तबाही में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मुफ्ती साहब आपके जो इत्तेहादी हैं, तारीख जो है इंशाल्लाह, मुफ्ती साहब आपके जो इत्तेहादी हैं ये नून लीग वाले, आप लोगों ने इनसे सवाल किया कि भाई उड़ती उड़ती ये खबर आई है कि आपके 4 बड़े किसी बहुत बड़े से जाके मिले हैं, ये पूछा आप लोगों ने इनसे? देखो, ये तो प्रोपेगेंडे तो लोग कर रहे हैं। अच्छा, और ये प्रोपेगेंडे इसलिए हो रहे हैं कि उनको खतरा है अवामी कुव्वत और अवाम के गैज़ो गज़ब से। अच्छा, और अवाम की गैज़ो गज़ब जो है वो पीडीएम की शक्ल में उनके सामने आएंगे इंशाल्लाह। और जमीयत उलमा इस्लाम वाले कोई मिले हैं किसी के, उन पर कोई इल्ज़ाम है तो जब जमीयत उलमा उनकी क़ियादत कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, तो वो तो सफाफ और शफाफ बंदा नहीं, क्या कोई उस पर ये इल्जाम है? तो फिर अगर मुफ्ती साहब आप लोगों ने लॉन्ग मार्च शुरू किया, के हवाला से मुफ्ती साहब अगर आप लोगों ने लॉन्ग मार्च शुरू किया, मुझे जरा सवाल का जवाब दे दीजिएगा फिर मैं जरा आगे चलता हूं। अगर आप लोगों ने लॉन्ग मार्च शुरू किया और इस दौरान किसी बड़े ने आप लोगों के बड़ों को बुला लिया, तो आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखो बड़े जितने भी हैं वो अपने, पहले से हम यही कह रहे हैं कि वो अपने हुदूद में रहें जितना भी बड़ा हो। अच्छा, और तमाम इदारे अपने हुदूद और आईन के हुदूद में काम करें। मुल्क और आईन के हवाले से हम निकले हैं मुल्क के लिए और आईन की बलादस्ती के लिए हम आ रहे हैं और मुल्क पाकिस्तान को बचाने के लिए हम निकल रहे हैं। तो हम किसी बड़े के घर पे नहीं जा रहे हैं, हम आईन की बलादस्ती के लिए अवाम पर जो डाका डाला है उनके वोट पर, उस डाके का बदला इन जाली हुक्मरानों से लेने के लिए, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम बात करेंगे किसी से भी तो यही करेंगे कि अपने हुदूद में रहो। और यानी मुलाकात तो कर लेंगे ना, मिलेंगे तो कहेंगे ना, जाहिर बात है मुलाकात तो करेंगे आप। हम सब के लिए हैं जी, मुलाकात तो करेंगे ना, अगर यानी इसका मतलब मुलाकात करेंगे तो कहेंगे। जहां तक हमें जिस इदारे के साथ ताल्लुकात के हवाले से
आईन जिस बात की हमें इजाजत देती है वहां तक तो हम जा सकते हैं। हमारे मुल्क के जो इदारे हैं वो तो हमारे दुश्मन इदारे तो नहीं है, ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा जरा। हाँ, अज़मा हम साहबा, ये नहीं जी। चाहते जो इमरान खान वाले कहते थे कि किसी की उंगली की तरफ वो देख रहे थे, हम किसी की उंगली की तरफ देखने वाले नहीं हैं, हम अवाम की तरफ देखने वाले हैं। और इसलिए हम अवाम की मार्च के, आजादी मार्च के और इसी तरह के मार्चों की बात कर रहे हैं। अज़मा साहिबा, तो मुझे इंशाअल्लाह सर इजाजत दीजिएगा, मुझे जो इजाजत दीजिएगा, मार्च आपके तहादी से पूछना है जरा। इस्लामाबाद की तरफ आएगा, उनके ये डूबते हुए किश्ती जो हैं उनको फिर सहारा नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। अज़मा साहिबा, आज की जो गुफ्तगू हुई है, मैं सर इजाजत दीजिएगा, खस्तो खाशा की तरफ बहा कर लेके जाएंगे। अच्छा जी, ठीक है, ओके। हम अवामी कुव्वत के जरिए उनके करप्शन को, उनके जो मुल्क की तबाही मैं समझ गया सर, सारा प्लान समझ गया सर जी। जो फरोख्त किया है और स्टेट बैंक को जो फरोख्त किया उनका बदला चुकाने के लिए बिल्कुल ठीक है सर। अज़मा साहिबा, इंशाल्लाह पीडीएम ओके सर। अज़मा साहिबा, ये बताइए कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें कहीं पे भी आज की गुफ्तगू में इन हाउस चेंज का, जिसका बड़ा वावेला था कि जी इन हाउस चेंज होगा, वजीर आजम को तब्दील किया जाएगा, इत्तेहादी हमारे साथ मिल जाएंगे, कोई पेशरफ नहीं हुई, कोई खबर नहीं आई इस किस्म की। क्या अब ये टेबल से ये ऑप्शन उतर चुका है? नहीं, देखिए मंसूर, सियासी जमातों की टेबल से कभी कोई ऑप्शन उतरता नहीं है, प्रायोरिटाइज जरूर हो जाता है। और हमारी पार्टी में बहुत अरसे से ये डिस्कशन मौजूद था कि इसको सियासी शहीद बनने देना है कि नहीं। आप देखिए ना, रोज एक नई चार्जशीट आती है इनके खिलाफ, और फिर यह है कि इनके अपने अंदर से लोग जो है इनके कच्चे छट्टे सुना रहे हैं, लोग सुन रही है, पब्लिक समझ रही है, उनको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। और जितनी हालत इन्होंने अवाम की खराब कर दी है, उसके बाद इनका गंद कोई अपने ऊपर मलना क्यों चाहेगा। और यही डिस्कशन हमारी पार्टी के अंदर 1 साल से तकरीबन चल रही है। पीपल्स पार्टी बार बार, आपको याद है कि वो बजट थी कि ये इन हाउस चेंज लाएं। हमारा एक ही एजेंडा है, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के मसाइल का हल है। इस तरह की जो एक गलत मैंडेट के साथ आई हुई जो हुकूमत है, उसके अंदर चेहरे बदल देने से निजाम नहीं बदलेगा। और ये जो मुदाखलत के जरिए आई हुई हुकूमत है, इसको फिर किसी सहारे के जरिए गिरा देना, ये हमारे अपने नजरिए से बैकआउट करना होगा। सो इसीलिए हमने 1 साल से ये बात चल रही है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो है इसके ऊपर बहुत क्लियर हैं कि हमें इस किस्म की किसी मूव का हिस्सा नहीं बनना। और फिर जो आप अभी पूछ रहे थे ना, उंगलियां देखनी पड़ती हैं, अंगूठे देखने पड़ते हैं, वो उंगलियां अंगूठे देखने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमने अपने जोरे बाजू पे जो है वो आना है जब भी हम आए, जब आवाम समझेगी। आज पुराने पाकिस्तान नए पाकिस्तान का तकाबुली जायजा लोग ले रहे हैं, लोग रो रो कर पुराने पाकिस्तान को पुकार रहे हैं। इससे ज्यादा प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। और जहां ये 4 साल अपने पूरे कर चुके हैं, वहां पर अगर इत्तेहादी इनके साथ रहते हैं जो इनके जराइम में मुकम्मल तौर पर अब शामिल होंगे, उनको भी इनके जराइम का तमाम का जवाब देना है। जो ये पाकिस्तान की मुआशी हालत कर चुके हैं, जो अपने घर में बैठ के बहुत पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, और गरीब आदमी जब ये बात सुनता है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है तो मेरा बेड़ा गर्क क्यों है, तो फिर वो जाहिर है वो इनके गिरबान पकड़ने को तैयार है, अपने जाने के लिए तैयार नहीं। इनके अपने लोग कहते हैं कि करप्शन का रेट बढ़ गया है, तो फिर हम अपने मुंह के ऊपर गंद क्यों मलेंगे। अंदलीब साहबा, ये आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी सियासी शहीद नहीं बनने देना। और इनकी बातों से, दोनों की बातों से मुझे ये लग रहा है कि फिलहाल ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ तो नहीं जा रहे, और ना इनको किसी किस्म की गैबी ताकत की या सहारे की जरूरत है, ना किसी अंपायर की उंगली की जरूरत है। दोनों की बातों से मुझे ये लग रहा है। तो फिर इमरान खान साहब ये क्यों बातें करते हैं कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा? देखें, ये बेचारे तो वो अंगूर खट्टे हैं वाला हिसाब है ना, घसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला। आप इनकी देखें, पीडीएम पाकिस्तान डेड मूवमेंट आप देखें कब से शुरू हुए हैं, पिछले दिसंबर में, कि आरियां पार पाश पाश, और उसके बाद जो हाल हुआ इनका मीनारे पाकिस्तान में, फिर ऐलान हुआ कि जी लॉन्ग मार्च होगा, पिछले दिसंबर में ऐलान हुआ, आज तक नहीं हुआ। फिर ऐलान हुआ कि जी हमने बॉयकॉट करना है सेनेट का, पूरी पार्टिसिपेशन की। फिर ऐलान हुआ कि इस्तीफे उठा के मुंह पे मारने हैं, इस्तीफे जेबों में लेके भाग गए। फिर ऐलान हुआ कि मुजाहरे होंगे, मुजाहरे भी नहीं हुए। अब जी 4 महीने पहले ऐलान हुआ कि जी जब मौसम अच्छा होगा, जब जरा बाहर निकलने में हमें तकलीफ नहीं होगी, तो हम 23 मार्च को करेंगे। तो कर लें, 100 दफा करें, क्योंकि असल में जो बात है वो बड़ी वाजिया है। और वो वाजिया बात क्या है कि नून लीग लंदन और नून लीग लाहौर जो है वो एक डिफरेंट शुमाल जनूब में है।
अच्छा जी। कुछ इनके लोग खुद कहते हैं ये कि गोल जी खट्टे ये मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, और कुछ कहते हैं जी कि शहबाज शरीफ को होना चाहिए। और उसके बाद इनका जो आपस में इन्होंने एक दोनों मारे दूसरे हैं। पे अदम एतमाद कर दिया है, ये आपस में अदम एतमाद कर दिया इन्होंने, हम पे क्या अदम एतमाद करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक साल ये मूवमेंट नहीं चला सके तो इसलिए नहीं चला सके क्योंकि अवाम ने इन पे अदम एतमाद कर दिया है। अच्छा। ये ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू है कि नवाज शरीफ जेल जा रहा था, 100 बंदे इकट्ठे नहीं हुए। आप लगा दें अभी ऐसे वो ही वीडियो है, बिल्कुल ऐसे ही है। कि जेल जाने पे 100 बंदे इकट्ठे नहीं हुए। तो मुझे ये बताएं कि जिनका ये खुद हाल हो वो क्या करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अब्बास साहबा, अजमा साहबा और मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, कल हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम नशर किया जाएगा, उसे देखने ना भूलिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।